हेलो दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं नवीन जोशी सर यूट्यूब चैनल पे नीट 2021 का अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं डियर। देखो, पेपर के बारे में बात करो तो पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट या हार्ड नहीं था, सिंपल सा पेपर था और काफ़ी अच्छा मतलब लॉजिकल पेपर था। बहुत प्यारी क्वेश्चंस थे। यदि केमिस्ट्री की बात करो आसान भी था और छोटी छोटी चीज़ें ऐसे जो बच्चा स्किप करके जाता है वो भी आई हुई थी। तो ठीक है, अपन लोग कंटिन्यू करते हैं। पेपर आपके सामने है, जो मेरे पास है आप देख रहे हो नीट 21 पेपर जो सॉल्यूशन बना रहा हूँ उसमें कोड N2 का मेरे पास कीवर्ड जो ये कोड है तो उस पर काम कर रहा हूँ। सबसे पहले 15 नंबर 51 पे बात कर रहा हूँ। हाँ, इस पर मैंने केवल फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक लिया है, उसी के बारे में चर्चा करूँगा मैं आपके सामने। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला क्वेश्चन दे रखा है उस पर चर्चा करता हूँ मैं डियर। लेकिन थोड़ा सा थिकनेस चेंज कर लेता हूँ मेरे मार्कर की। ठीक है, सेट है, ऑल सेट। ओके डियर, तो कंटिन्यू करते हैं अपन लोग। चलो, पहला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मतलब पहला इन द सेंस अपना जो पेपर का पहला क्वेश्चन। चलो तो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 अलग अलग सॉल्यूशन दे रखे हैं, जिसमें से पहला ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, दूसरा 10 ग्राम यूरिया का सॉल्यूशन और तीसरा सुक्रोज का सॉल्यूशन है। पहली बात, मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि इनके मोलर मास दिए होंगे लेकिन नहीं दिए हुए हैं। और पूछा हुआ क्या है कि इनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उनका क्या ऑर्डर आएगा। तो सिंपल है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, अपन लोग काम में भी लेते हैं। पाई इक्वल्स टू CRT। ये ऑस्मोटिक प्रेशर का अपन ने फॉर्मूला बहुत बारी काम में लिया है। यदि आप देखो तीनों सॉल्यूशन के अंदर टेम्परेचर और आर के बारे में कोई चर्चा नहीं है। यदि टेम्परेचर बात करूँ तो कांस्टेंट सेम टेम्परेचर लिया है, तो अपने को पता है पाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नहीं आ जाए कंसनट्रेशन। पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसनट्रेशन आ चुका है। अब यदि मैं बोलूँ कि सी जो है कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलय के मोलों की संख्या बटा विलियन का आयतन है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट देखो वॉल्यूम तीनों में सेम है, 250 250 एंड 250। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल पे ही डिपेंडेंसी है। तो मैं क्या बोलूँगा, जो कंसंट्रेशन आएगी वो मोल्स पे ही डिपेंड करने वाली है। तो सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल आ गया। तो अल्टीमेटली अपने को जो पाई है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी जो अपने को मोल पे नहीं मिल गई क्या। इसका मतलब जिसमें मोल्स ज़्यादा होंगे उसके अंदर क्या आएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा। तो अपने को यही चेक करना है किसमें मोल ज़्यादा है। तो तीनों सॉल्यूशन को देखो, पहला वाला सॉल्यूशन उसमें दे रखा है ग्लूकोज 10 ग्राम। तो इसका C1 इसमें जो N1 है, C1 पे काम कर रहा हूँ तो N1 या पाई 1 लिखना चाहिए मेरे को। तो मैं पाई 1 के बारे में चर्चा करता हूँ। तो पाई 1 जो है, पाई 1 के लिए मुझे मोल निकालना है N1 कितना है 10, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ग्लूकोज का 180 होता है, अपने को पता है 1/18 इसके मोल्स आ गए। फिर पाई 2 पे चर्चा कर रहा हूँ मैं। तो पाई 2 पे जब बात कर रहा हूँ तो पाई 2 पे N2 लिखूँगा मैं। तो N2 जो है वो कितना हो जाएगा भाई, N2 हो जाएगा 10 ग्राम ही है यूरिया। तो 10/60 इसका मोलर मास होता है, 1/6 आ गया। और पाई 3 के लिए जब मैं चर्चा करता हूँ तो N3 बोलता हूँ और इसने क्या दे रखा है सुक्रोज के लिए क्या हो जाएगा, मोलर मास 342 होता है। ये कुछ अपने को याद करने पड़ेंगे, इस बार नहीं दिए हैं या कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो 10/342 रहने देता हूँ। बहुत बड़ी वैल्यू ही है, मतलब बहुत छोटी वैल्यू की डिवाइड में इसका भी बड़ा वैल्यू आ गया। तो इनमें यदि मैं पाई 1 का ऑर्डर देखना चाहूँ तो इससे पहले मोल का ऑर्डर देख लूँ। और यदि मोल के ऑर्डर में बात करूँ तो मोल का जो ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा मोल का ऑर्डर मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा मोल की वैल्यू पाई 1 में है, सॉरी पाई 2 में है। तो एक सेकेंड, तो यदि मैं वैल्यू चेक करना चाहूँ तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी आ गई, पाई 2 की, उसके नंबर ऑफ मोल 6 हैं। और उसके बाद सेकंड वैल्यू बात करूँ तो 1/18 ज़्यादा वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू 10/342। तो सेकंड नंबर पे आ जाएगा और थर्ड नंबर पे आ जाएगा। तो मोल्स के अंदर बात की तो N2 जो है सबसे ज़्यादा है, फिर N1 है और लास्ट में N3 है। तो इस तरह से यदि जस्टिफाई करो, पाई का भी सेम ऑर्डर रह जाएगा, पाई 2, पाई 1 एंड पाई 3। और अपने को P के टर्म में बोलना है तो P2 आ जाएगा, फिर P1 आ जाएगा और P3। अब चेक करते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन दे रखा है, P2 P3 सबसे कम, तो फोर्थ आंसर। और अपन ने यही कर रखा है फोर्थ आंसर। ओके डियर, तो 51 अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि अपन ने डिस्कस किया है, सॉल्व किया तो थोड़ा टाइम लगा, अदरवाइज बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप थोड़ा अच्छे से करते पेपर में तो इजीली हो पाता आपसे। नेक्स्ट, ये बड़ा सिंपल सा रिलेशन जो अपन थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, उसके अलावा इस रिलेशन को फिजिक्स में भी किया करते हैं अपन लोग डेराइव। हालांकि डेराइव करने का अपना तरीका क्या रहता है, डेल्टा जो एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V या डेल्टा PV, इससे अपन लोग इस फॉर्मूले को एक्चुअली डेराइव करते हैं।
लेकिन अभी तो अपने को डिराइव नहीं करना, वहाँ से डिराइव्ड फॉर्म जो है अपने को पता है। डिराइव्ड फॉर्म क्या होती है, CP माइनस CV इज टू R। हम लोग क्लास में लिखवाते हैं कि CP अपॉन CV जो होता है वो गामा के इक्वल होता है, और गामा की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। तो यहाँ से अपन लोग बोल सकते हैं कि CP ज़्यादा होगा, तो CP माइनस CV आना चाहिए। CP माइनस CV क्या हो गया, R के इक्वल, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बड़े सिंपल से क्वेश्चन थे, बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे। हाँ 54, ये आपने क्वेश्चन देखा, इसने कहा कि एक मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन जो है परसेंट दे रखा है उसका बाई मास 78%, और ये हाइड्रोजन की बात करूँ तो 12% इसमें हाइड्रोजन हो जाए, सॉरी 12 क्या 22% इसमें क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। लेकिन इस क्वेश्चन में एक छोटी सी गड़बड़ है, आप लोग देखोगे तो एग्जैक्ट आंसर नहीं मैच करता। यदि इसको सोल्व करें बाई मेथड और ट्रिक से करना है तो कैसे करते हैं, मेथड से करना होता तो CXHY लेके चलते हैं। X जो है वो कार्बन का परसेंटेज 78 दे रखा है, वो कितना हो जाता 12 इंटू एक्स अपॉन 12x प्लस वाई आ जाता है, इंटू 100 करते हैं। यहाँ से x की इक्वेशन बनती है, y कितना होता है 22% इज इक्वल्स टू हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का अपन ने y माना है, मास 1 होता है, इंटू y डिवाइड बाई 12x प्लस वाई इंटू 100। अब आप लोग इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो पेपर में परेशान होगे, नो डाउट। तो इससे मतलब बचने का ही तरीका है, आप लोग क्या करो, चेक कर लो, ऑप्शन चेक करो। तो इसमें ऑप्शन वाइज चेक करो तो पहला ऑप्शन जो है इसमें कार्बन का परसेंट देखूं तो परसेंटेज ऑफ कार्बन, अपने को पता है परसेंटेज कंपोजिशन प्रतिशत लब्धि के अंदर अपन ने सीखा था कि मास ऑफ दैट एलिमेंट जिसका अपन लोग निकाल रहे हैं परसेंटेज कंपोजिशन, तो कार्बन कितना है 12 ग्राम, और ऐसा 1 टाइम है डिवाइड बाई 12 इंटू 1 प्लस 2 हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन का, ठीक है डियर, इंटू 100 कर देते हैं। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो 12 अपॉन कितना आ जाएगा 1200 अपॉन 14, और यहाँ से जब अपन आंसर चेक करेंगे, यदि इसको सॉल्व करें तो 1200, सॉरी ये 600 टाइप का दिख रहा है, थोड़ा राइटिंग ज़्यादा ही साफ है अपना, तो ये 1200 बाई 14 आगे, लेकिन इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो इससे 78% नहीं आएगा, इससे आएगा 85% आएगा, तो 85.7 समथिंग, तो ये अपना ऑप्शन नहीं है क्योंकि अपने को 78 मैच करना है। यदि बात करूँ परसेंटेज ऑफ कार्बन सेकेंड ऑप्शन में, तो सेकेंड ऑप्शन में कितना है 12 इंटू 1 अपॉन 12 प्लस हाइड्रोजन का 3 हो जाएगा इंटू 100। इस बार अपने करना है 1200 डिवाइड बाई 15 करना है, तो ये आ जाएगा 80%। अब 80% अप्रोक्स लगा है 78 के, इसलिए क्या पता ये आंसर दे दिया जाए, उम्मीद तो है कि क्या पता अप्रोक्सीमेट के अकॉर्डिंग आंसर दिया जाए तो सेकंड की, अदरवाइज एग्जैक्ट आंसर इसमें नहीं है, इसमें एग्जैक्ट आंसर नहीं है। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कि जिरकोनियम हाफनियम जो है वो सिमिलर साइज के होता है, इनकी आयनिक रेडियस सेम होती है। तो जिरकोनियम एंड हाफनियम जो होते हैं, यदि बात करें कि लैंथेनम और एक्टिनोइड्स के जस्ट पास में होते हैं ये दोनों, तो लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण इनका जो साइज होता है ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। अपन लोगों ने देखा है लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, जैसे सीखा भी है। यदि आपने नहीं सीखा नवीन जोशी सर यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पर बहुत वायरल हो रहा है ये वीडियो, बहुत लोग देख रहे हैं, तो आप भी प्लीज़ वहाँ पर जाके देखें। तो इसका मेन रीज़न क्या था कि इसमें लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, इस वजह से मतलब इम्पैक्ट जो है लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन का वो इन पे पड़ता है। मतलब कभी कभी होता है ना, हम पाप करते हैं सज़ा किसी और को मिलती है, सिमिलरली पाप तो लैंथेनोइड के कॉन्ट्रैक्शन ये लेके है और सज़ा किसको भुगतनी पड़ रही है, जिरकोनियम एंड हाफनियम का साइज। इससे इवन ये पूरा पीरियड इन दोनों पीरियड की ऑलमोस्ट रेडियस क्या हो जाती है, सेम, ठीक है डियर। तो 55 में आ जाएगा सेकंड ड्यू टू लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट चर्चा करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हाँ बहुत अच्छी बात पूछी, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं बच्चों को बताता हूँ क्लास में जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 टाइप्स की होती हैं। इसमें एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल। तो जो मेटल डिस्प्लेसमेंट है उसमें डिस्प्लेसमेंट होने वाला बंदा जो होता है वो मेटल होता है, मतलब जो डिस्प्लेस होता है वो मेटल, डिस्प्लेस्ड एलिमेंट इज मेटल। तो जो डिस्प्लेसमेंट होने वाला बंदा मेटल है, और जो डिस्प्लेस हो पता कैसे चलता है इसका डिस्प्लेसमेंट हो, तो बेसिकली सिंपल सी बात है, जो बंदा डिस्प्लेस होता है, जिसका डिस्प्लेसमेंट होता है, वो अपने एलिमेंटल फॉर्म में आ जाता है। पहले मॉलिक्यूलर फॉर्म में था, पहले कंबाइंड फॉर्म में था। तो आप तो बस इतना सा देख लो, ये क्या है नॉन मेटल, ये नॉन मेटल, ये नॉन मेटल, जबकि अकेला मेटल है। तो ऑब्वियस बात है मेटल जो फॉर्म है वो मेटलिक फॉर्म में यहाँ है, डिस्प्लेस्ड हो गए। तो इसमें आंसर फर्स्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं करने का, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान पेपर है आप लोगों का। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड
इन सॉलिड स्टेट एंड वेपर स्टेट। हम लोग ये एग्जैक्ट एनसीईआरटी में दे रखा है इस लोग में, सेकंड ग्रुप में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। एग्जैक्ट इवन टेम्परेचर भी दे रखा है कि किस टेम्परेचर पे ये मतलब वेपर फॉर्म में आता है और जहाँ डाइमर बनाता है ना। तो बेसिकली सबसे पहले जब ये पॉलीमर फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट में होता है, हीट करते हैं तो वेपर्स बनती है डाइमर की, और ज़्यादा हीट करते हैं तो इसके अंदर क्या बनता है, गैसेस पार्टिकल अलग अलग हो जाते हैं। बेसिकली उसमें आप बहुत अच्छे से बताया BeCl2 जो होता है बेरिलियम क्लोराइड, इसमें 2 Cl लगे रहते हैं। लेकिन जब ये पॉलीमराइज होता है, पॉलीमर बनाता है, तो बेरिलियम जो होता है 1 Cl, दूसरे Cl, फिर बेरिलियम 1 Cl, दूसरे Cl, फिर बेरिलियम 1 Cl, दूसरे Cl। इस तरह से लोन पेयर डोनेशन होता है। ये किसी और दूसरे लोन पे डोनेट करेगा, तो इस तरह से ये इसको लोन पे डोनेट करेगा, इसको लोन पे डोनेट करेगा, इसको लोन पे डोनेट करेगा, ये किसी ने किया होगा, इसको किसी ने किया होगा, ये लंबी चेन्स बन जाती है, और इसको भी किसी डोनेशन से मिला होगा। तो इस तरह से काफ़ी लंबी चेन्स बन जाती है। और ये होता है क्या, इसका मतलब उन्होंने पूछा है कि सॉलिड स्टेट में मतलब सॉलिड वाला क्या होता है, पॉलीमर चेन टाइप का होता है, चेन टाइप का बनाता है। और जब इसको वेपोरेट करते हैं तो पहले इनकी डाइमर फॉर्म बनती है, तो डाइमर फॉर्म में आ जाएगा। तो डाइमर फॉर्म भी सिंपल सा होता है। इसका डाइमर फॉर्म कैसा होता है देखते हैं, इसको हटाऊँ मैं। डाइमर फॉर्म क्या होती है, BeCl हालांकि ये इस साइड करना चाहिए मेरे को ताकि डायग्राम अच्छा बने। ये Cl और ये इस साइड Cl, ये इसको लोन पे डोनेट करता है, इसको लोन पे डोनेट करता है। तो ये क्या बना अपना डाइमर फॉर्म, ये क्या बना अपना डाइमर फॉर्म। और ये क्या बना अपना पॉलीमर फॉर्म जो लीनियर फॉर्म में बनता है। ठीक है डियर, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ये थोड़ा मतलब बच्चा ध्यान से देखे तो बहुत अच्छा रहता है इस टाइप की चीज़ें। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि देखो DF ब्लॉक के जो क्वेश्चन आते हैं ना, DF ब्लॉक के थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, लल्लू से क्वेश्चन आते हैं, बस NCERT एक बार पढ़ के जानी होती है। आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो आपको पता चलेगा। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है द मोस्ट ट्राइवेलेंट लैंथेनोइड्स आर कलरलेस इन सॉलिड स्टेट। नहीं, कलरलेस होते या तो इसका वाइट कलर है, ट्रांसपेरेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहीं से पता चल गया, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है मतलब, और लैंथेनोइड गुड कंडक्टर अपने पता होते ही है। एक्टिनोइड हाईली रिएक्टिव अपने पता है, रेडियोएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इजीली मिलते भी नहीं है। और एक्टिनोइड ग्रेटर एलिमेंट, हाँ इनमें कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। इवन जो लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन का आपको पता है इफेक्ट कहाँ तक रहता है, 15th ग्रुप तक रहता है। 15th ग्रुप तक भी मतलब कुछ ऑर्डर्स जो हैं वो अलग आ जाते हैं। 13 पे तो बहुत गजब का रहता है। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का केवल 13 तक रहता है। लेकिन यदि बात करूँ लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन का, लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन 13, 14, 15 तक अप्रोच कर जाता है। तो इस वजह से ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था। इसमें ये तो पहले से पता चल गया इसमें क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट मैंने कहा था आपको याद है क्या कि यदि क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का बनाना, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के जनरली कैसे क्वेश्चन आता है, लिगेंड के बारे में ही पूछेगा। जैसे पिछले 2 सालों से स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूछी, और इस बार इन्होंने क्या पूछा है, सिंपल सा EDTA। ये कैसा हेक्साडेंटेड अपने को सबको पता है। और यदि इसके स्ट्रक्चर यदि आपको याद है तो बहुत मतलब नो डाउट यार क्वेश्चन जो है कंप्लीटली स्ट्रक्चर बेस्ड है। EDTA किस तरह से होता है, एथिलीन डाइमीन टेट्राएसीटेट। वैसे इसके नाम से बहुत कुछ पता चलता है ना, इसके नाम से बहुत कुछ पता चलता है। एथिलीन डाइमीन डाइमीन एथिलीन डाइमीन टेट्राएसीटेट। तो इस पे जैसे एक एन लगेगा, इस पे एक एन लगेगा, इस पे फिर 2 वैलेंसी फ्री, इस पे 2 वैलेंसी फ्री। ये हो गया एथिलीन डाइमीन। अब क्या करना है, टेट्राएसीटेट CH3 COOH CH3 COOH CH3 COOH एंड CH3 COOH। तो जो लोन पेयर डोनेशन होता है, तो एक लोन पेयर ये 2 नाइट्रोजन देते हैं अपना। उसके अलावा 4 यहाँ से एसीटेट ग्रुप जो होता है जिसमें H+ रिलीज करने के बाद आता है, तो इसमें 4 यहाँ से आते हैं, 1 2 3 4 और 2 आते हैं नाइट्रोजन ग्रुप से। तो ओवरऑल टोटल 6 हेक्साडेंटेड है। पहली बात तो यहाँ से पता चलता है कि हेक्साडेंटेड वाला कौन सा है, यूनिडेंटेड नहीं, बाइडेंटेड नहीं, टाइडेंटेड नहीं, हेक्साडेंटेड। कैसे कम हो गया, मतलब ऑप्शन भी ऐसे दिए हुए हैं ताकि आप परेशान ना हो ज़्यादा, वो भी तो आपकी चिंता कर रहे हैं, ताकि आप अच्छे से करें आंसर दें। तो 59th में क्या आ जाएगा, हेक्साडेंटेड वाला फाइनल आंसर। चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन लोग 60th क्वेश्चन। द पर्टिकुलर, ये मतलब बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इसमें बच्चों ने बहुत सारी गलती की है, और ये गलती बच्चों ने कहाँ कहाँ की, इन दोनों ऑप्शन में की हालांकि लल्लू सा क्वेश्चन अपने को बताया। क्वेश्चन में क्या है, अपने को बताया कि
फ्रिक्वेंसी दे रखी है, न्यू दे रखा है, और पूछा क्या है, वेवलेंथ पूछा है, तो लैम्बडा इज इक्वल टू सी बाई न्यू होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग क्या करोगे, लैम्बडा इज इक्वल टू सी कितना है 3 × 10⁸ अपॉन इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1368 इंटू 10⁻³ किलो में दे रखा है, तो उसको कन्वर्ट किया है तो ये आ जाएगा 35 आ जाएगा, फिर 1368। इसको जब सॉल्व करते हैं तो इससे वैल्यू कितनी आती है 219.297 समथिंग। तो इसको अप्रोक्स मतलब इसको आंसर दिया, सिग्निफिकेंट फिगर सॉल्व करके आंसर दिया है, जिसके अकॉर्डिंग इसमें लोगों ने सबने ये किया है, जबकि इसका पर्टिकुलर आंसर ये आएगा, देखना फिर भी चेक करते हैं अब क्या एंटी आंसर देता है। ये थोड़ा सा मतलब अजीब सा लग रहा है सबको, इसमें थोड़ा डर सा लग रहा है। चलो देखते हैं, नेक्स्ट अपन 61 पे आते हैं। 61 भी सिंपल सा क्वेश्चन है। अपन लोग जब बॉन्डिंग पढ़ते हैं तो बॉन्डिंग में सबसे पहला क्वेश्चन कराया करते हैं, याद है कौन सा, HF, HCl, HBr एंड HI। इनमें पूछा जाता है कि सबसे अच्छा एसिड कौन है, तो हम आंसर देते हैं। जनरली बच्चे गलती से आंसर HCl देते हैं, उन्होंने पहली बार यही सुना होता है एक्चुअली, लेकिन आप सबको पता है कि जो अच्छा एसिड है बेसिकली कौन है, HI। इसका कारण होता है HF सबसे वीक होता है, इसका कारण क्या जाता है, HF में जो ओवरलैपिंग होती है इसमें 1s जाता है, जबकि F का 2p जाता है, लेकिन जब HF तक आते हैं तो इसमें 3p, 4p, 5p, 1s एंड 5p जाता है। 1s एंड 5p में साइज डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है, इसलिए बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है। तो साइज डिफरेंस ज़्यादा होने से बॉन्ड इजीली ब्रेक हुआ तो अच्छा एसिड हुआ। तो मेरे हिसाब से जो पहला स्टेटमेंट है इन्होंने यही लिखा है कि भाई कौन अच्छा क्या है, ठीक है। आगे मतलब बहुत अच्छे से इस बात को एक्सप्लेन किया है कि ये जो पहला स्टेटमेंट सॉरी ये वाला, इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि इनमें जो बॉन्ड एनर्जी डाउन टू बॉन्ड स्ट्रेंथ जो डिक्रीज होती है, तो इसी वजह से अच्छा एसिड बन पाया, अदरवाइज नहीं बन पाता। तो ये एग्जैक्ट हमारा नोट्स का क्वेश्चन है, हर साल लिखाते हैं एज इट इज़, वैसा आया हुआ है। चलो तो इसका आंसर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है ना, तो 4th आ जाएगा, ठीक है डियर। चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन लोग 62 पे। 62 भी सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या ये थियोरेटिकल सिंपल सा, ये बोल रहे हैं कि नोबल गैस नेम्ड बिकॉज देयर इनर्टनेस, सही है, टुवर्ड्स रिएक्टिविटी नहीं है इसकी, बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। और ऐसा इसके लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, नोबल गैस हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कैसे भाई साहब मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा कम होता है, इनका तो बहुत कम होता है, तभी तो गैस में रहती है। तो इसमें तुम देखो यार, पहला ही ऑप्शन तुम सीधा ये दे दिया, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं सेंट बड़ा अच्छा कोड लगा मेरे को इसका मतलब। नेक्स्ट है 64। 64 में क्या है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। NaCl, HCl एंड इनमें दे रखा है लैम्बडा m इन्फिनिटी, इसका NaCl का दे रखा है, HCl का दे रखा है, ये भी नोट्स का क्वेश्चन है। CH3CWN दे रखा है। अब इन्होंने क्या बोला है कि जब इन्फिनिटी वैल्यूज लैम्बडा m इन्फिनिटी, ओके डियर। अब बोला है कि इन तीनों की वैल्यू से अपने क्या निकालना है, CH3, राइट ऑप्शन फॉर योर आंसर, ठीक है। तो CH3CWH एक वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं है क्या, CH3CWH एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, CH3CWH एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैसे कैलकुलेट किया जाए, इनकी हेल्प से मतलब इन दोनों को देखो, इसमें तरीका क्या रहता है, अपन लोग जब काम करते हैं सिंपल सी चीज़ है, तरीका क्या रहता है इसमें, ये दोनों जो है ये वाला और ये वाला, इन दोनों को ऐड करोगे तो CH3CW- आ गया और H+, ये दोनों आ जाएंगे, लेकिन Na और Cl एक्स्ट्रा नहीं आ जाएंगे, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इसमें सिंपल सा क्या करना है आप लोगों को, बड़ा ही सिंपल सी कैलकुलेशन है कि CH3CWN है 91.06 है, अच्छा 0 ही क्या, ओके डियर। तो ये रखा मैंने और इसमें ऐड किया, ये तो हो गया है CH3CWN का, और HCl का कितना है 426, माइनस क्या कर देना है 126.45, अच्छा 0.16 है क्या, ठीक है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करके इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा 390.71 सीमेंट पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो इसमें आ जाएगा फर्स्ट आंसर पर। एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना है इसमें। हालांकि मैंने इतना स्पेस रखा, मैंने कहा मैं कैलकुलेशन करूंगा, लेकिन कैलकुलेशन करने से कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है। ये देखो फिर एक नोट्स का क्वेश्चन आ गया, कितने सारे नोट्स के क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपके स्ट्रीमिंग में पड़े हैं भैया। चलो 1 लेक्चर 1 चैप्टर में इन्होंने बोला है कि कौन सा बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग करेक्ट ग्राफ है, तो बॉयल्स ऑफ P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V अपने को अच्छे से पता है। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग यदि बात करूं तो अपन लोगों ने PV जो ग्राफ बनाया है, पहली बात तो बहुत सारे ग्राफ गलत हैं, ये वाला ग्राफ ही गलत है PV का बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो यदि ये वाला ग्राफ देखूं तो ये वाला ग्राफ भी गलत है, ग्राफ ये दो ही सही है, इनमें से कोई एक आंसर आएगा।
इसमें हम लोग ट्रिक लिखाते हैं कि जो जितना ओरिजिन से दूर होगा उसका टेम्परेचर उतना ज़्यादा होगा। लेकिन यदि अपने को कोई बोले सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है। आप देखो कि यदि मैं कांस्टेंट टेम्परेचर या कांस्टेंट वॉल्यूम रख दूं, वॉल्यूम कांस्टेंट रखने पर, एक फिक्स वॉल्यूम रखने पर मैं क्या बोल सकता हूँ, फिक्स वॉल्यूम रखने पर अलग अलग किसकी वैल्यू आ गई, अलग अलग प्रेशर की वैल्यू नहीं आ गई क्या? ये प्रेशर P1 है, ये प्रेशर P2 है, ये प्रेशर P3 है, अलग अलग प्रेशर की वैल्यू आई। अब आप देखोगे कि PV इज गोज टू NRT में यदि आपने V कांस्टेंट कर दिया तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो गया। जिस केस में टेम्परेचर ज़्यादा है उसमें टेम्परेचर ज़्यादा नहीं आना चाहिए, पहले में 200 है, फिर 400, फिर 600 है। तो प्रेशर जिसका ज़्यादा, तो अपने को पता है P1 सबसे ज़्यादा है। आप देखो टॉप पे हाइट पे है तो P1 की वैल्यू ज़्यादा, तो इसका मतलब T1 भी उसके लिए आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा। तो इसका थर्ड आंसर आ जाएगा, अपने थर्ड लिखा हुआ है। ओके डियर, चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें बच्चे ने काफ़ियों ने गलती की एक्चुअली। इन्होंने पूछा कि HCP के अंदर, प्रिमिटिव सेल के अंदर, तो मैंने बोला कि HCP एंड FCC इन दोनों में यदि आपको जस्टिफाई करना है टोटल नंबर ऑफ TH OH कितने हैं, तो इन दोनों में क्या तरीके, यूनिट सेल में जितने नंबर ऑफ एटम आते हैं, इसमें यूनिट सेल में यदि n एटम आता है तो इसमें, या जितने भी एटम दे रखे FCC और HCP में, उसमें n एटम्स आते हैं। यदि n एटम आते हैं तो TH भी आ जाएंगे 2n और OH भी आ जाएंगे n। तो HCP में एक यूनिट सेल में 12 होते हैं टोटल, और उन 12 का मतलब TH भी हो जाएंगे, सॉरी 6 तो TH भी हो जाएंगे 12, OH भी हो जाएंगे 6। सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट चलते हैं। तो इसमें ऑप्शन देखा ही नहीं हमने, जल्दी में थर्ड आ जाना चाहिए। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू हाईली प्योर मेटल इन लिक्विड रूम टेम्परेचर। तो सिंपल सी बात है, डिस्टिलेशन मेथड जो है जिसमें बॉइलिंग पॉइंट जिनका कम होता है, तो अपने को पता है जब दूसरे बीकर में कंडेंसेट करते हैं तो आपको पता है उस दूसरे बीकर में कंडेंस जो बनता है मेटल, वो लिक्विड स्टेट में होता है। लेकिन क्रोमेटोग्राफी में नहीं होता, लिक्विड में सॉलिड स्टेट में होता है, मतलब कि वो एड्जॉर्ब होने के बाद की बात है। जॉन रिफाइनिंग में इम्प्योरिटीज होती है एक्चुअली, आप उसमें क्या बोलते हैं अपन, एक मेटल के अंदर इस तरह से मतलब एक शार्प, एक मतलब मेरे को बोलना चाहिए क्या बोलते हैं इसको, हीट करने के लिए काम में लेता है ना घरों में, किचन्स के अंदर मैं भूल गया यार, मेरे को अभी एग्जैक्ट टर्म याद नहीं आ रही। कोई ना किचन्स के अंदर वो तो अलग हो गया। उसके अलावा हीटर होता है, हीटर का एक नाम होता है पर्टिकुलर, उस हीटर को काम में रहता है। तो उस हीटर में क्या करते हैं, इस रिंग टाइप का बना रहता है, उसके अंदर अपन धीरे धीरे इसके अंदर जैसे मेटल गुजारा जाता है बार बार, तो मेटल जहाँ से लिक्विफाइड होती है वहाँ इम्प्योरिटी निकलती रहती है। लेकिन जब मेटल निकल के उस हीटर से बाहर आती है तो वो सॉलिड में मिलती है अपने को। तो ये मतलब कन्फ्यूजन था लोगों को, मेरे हिसाब से डिस्टिलेशन आना चाहिए इसमें, बहुत सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है। इस टाइप का क्वेश्चन मेरे को लगता है यार आप मैचिंग करें, लेकिन मैचिंग किसकी करें, जो पहले ऑप्शन सेट बैठ जाए तुरंत। आप पूरे मैच कभी ना करें। जैसे PCl5 अपने को पता TBP ट्राइगोनल पाइप पिरामिडल होता है, ठीक है, फर्स्ट का फोर्थ ये रहा, फर्स्ट का फोर्थ ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट SF6 ऑक्टाहेड्रल, थर्ड सेकंड, बी का थर्ड। अरे वाह भाई वाह, सामने वाला ऑप्शन बनाने वाले बहुत होशियार होगा। BRA5 BF3 अपने को पता है ट्राइगोनल होता है प्लेनर, ये आ गया सेकंड, ये आ गया सेकंड, डी के अंदर बस ये बैठेगा, फोर्थ आ गया इसमें। चलो 72 हो गया। मैं स्ट्रक्चर बनाने को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है यार, सिंपल सी बात अपने को पता ही है। चलो हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन NCERT में दे रखा है, जो हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है ट्रीटियम, एक्चुअली वो बीटा रे एमिट करता है इलेक्ट्रॉन, मतलब बीटा रे के फॉर्म में एमिशन होता है। तो ये अपने को NCERT में बड़े अच्छे से लाइन दे रखी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 78 है फॉलोइंग एल्कली। ओके वेरी गुड। कौन सी ऐसी जो कोवलेंट है, देखो कोवलेंट में पहले ये ऑप्शन तो हट ही जाएंगे, कोवलेंट नहीं होता और ना ये कोवलेंट होता। कोवलेंट ये दोनों होता है, जिसमें से जो BCl2 होता है वो सॉल्युबल होता है। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में तो क्या आ जाएगा, थर्ड आंसर। ये इनऑर्गेनिक सिंपल सी यार NCERT से लिखी हुई है, NCERT से ही लिखी हुई चीज़ है, कुछ अजीब सा कुछ हुआ नहीं है, सिंपल सा। तो NCERT जिस बंदे ने कर रखी है ना अच्छे से, उसका बहुत अच्छा हुआ होगा इनऑर्गेनिक, तो मैं मान के चल सकता हूँ। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। पूछा है कि जो 14 ब्रावियस लेटिस जो बनते हैं उनमें BCC कितनों में आता है। तो आपने देखो कि फर्स्ट 3 में BCC आता है, एक तो क्यूबिक में आता है, टेट्राहाइड्रल में, ऑर्थोरोम्बिक और रोम्बोहाइड्रल में आता है मेरे हिसाब से। तो इनमें हाँ मुझे इतना अच्छे से याद है कि भाई BCC 3 में आता है ना, SCC ऑलमोस्ट सब में आता है। तो ये चीज़ें याद करो तो मतलब टेबल जिसको याद है उससे आंसर आया ही होगा। तो 80 में थर्ड आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं, हाँ ये अच्छा पूछा गया है कि कौन सा टिंडल इफेक्ट दिखाएगा। तो आपको इतना ही सेलेक्ट करना है भाई साहब कि कौन सा
कोलाइड सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन टिंडल को नहीं दिखा था। ट्रू सॉल्यूशन है ये, ट्रू सॉल्यूशन है ये, ट्रू सॉल्यूशन, लेकिन स्टार्स वाला क्या होता है, कोलाइड सॉल्यूशन, तो इसमें आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट चलते हैं, ये बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दे दिया अपने को। पता है कि दोनों क्या है, एक वीक एसिड वीक बेस है, मतलब WaWb जो सॉल्ट है, उस सॉल्ट का आपको पीएच का फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना ही चाहिए। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, pH इक्वल्स टू 7 माइनस pKb/2 प्लस pKa/2। तो 7 माइनस pKb कितना दे रखा है, 3.27/2 प्लस pK कितना दे रखा है, 4.77/2। सॉल्व करेंगे 7.75 आ जाएगा, सेकेंड आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन में नहीं लिख रहा है इसमें, जो अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा है, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या पूछा हुआ है, BF3 जो है इसके अंदर बात कर रखी है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसका मतलब इन्होंने बैक बॉन्डिंग कंसिडर नहीं किया, पहली बात तो है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं बोला जाता तो मैं बैक बॉन्ड कंसिडर करता। हाइब्रिडाइजेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, एक कोवलेंट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, सिंगल बॉन्ड, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और हाइब्रिडाइजेशन स्टेरिक नंबर कितना है इसका, 3 सिग्मा बॉन्ड ही ओनली। स्टेरिक नंबर 3 है, स्टेरिक नंबर 3 पे अपन क्या बोलते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में गए हैं, तो sp2 एंड 6 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट चलते हैं T4 पे। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन दिया है। मैं तो ये बोलता हूँ जिसने एक बार डायग्राम अच्छे से देखा ना यार ब्लास्ट फर्नेस का, उसका आंसर पक्का सही हुआ होगा। जिसने सिर्फ एक बार इसको देखा हो, बस सिर्फ देखा हो। ओके डियर, तो अपन डायग्राम देखते हैं, बड़ा अच्छा सा डायग्राम बना रहता है, मेरे से इतना अच्छा बन नहीं पाएगा, ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ। यही है, यहाँ पर फिलिंग किया जाता है, ये थोड़ा गंदा बन गया ये साइड, हाँ ये ठीक है। आप लोग यहाँ तक आते हैं, देखते हो कि 2200 केल्विन, अभी जो न्यू NCERT से अच्छे से एडिट डायग्राम, बहुत प्यारा डायग्राम दे रखा है, जो यहाँ तक पहुँचते मैक्सिमम टेम्परेचर, यहाँ पर कम टेम्परेचर 500 के आसपास होता है, नीचे जाते 800 हो जाता है, क्योंकि कंबस्टन नीचे होता है। जो कंबस्टन होता है उस वजह से अपने को पता है टेम्परेचर बढ़ता है, तो कंबस्टन नीचे सबसे ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर टेम्परेचर हाई मिलता है, सारी मेटल मेल्टेड फॉर्म में मिलती है। तो 2200 केल्विन जो है, 2200 केल्विन, ये हाईएस्ट टेम्परेचर मिलता है फर्स्ट। ओके डियर, हालांकि काफ़ी बच्चों ने ये किया है, लेकिन इससे ज़्यादा तो होता ही है यार, 5000 तो किसी हालत में नहीं होता, रहा 1200 तो वो कम वैसे ही चला गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको तो बस इतना सा देखना था। 85 बोला है कि किसका एंथैल्पी जो है, ये जो एंथैल्पी वैल्यू है माइनस का 4.2, तो हीट ऑफ रिएक्शन क्या नेगेटिव नहीं देती क्या? अब इससे कोई लेना देना नहीं, आप तो हीट ऑफ रिएक्शन देखो नेगेटिव, इसमें क्या है नेगेटिव, इसमें तो है, इसमें 0 है, इसमें पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है, तो आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट। भाई डेल्टा इस नेगेटिव में होता है ना, जिसका प्रोडक्ट का एनर्जी, अपने को पता है हीट ऑफ रिएक्शन होता है क्या है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, अपने के फॉर्मूला बहुत बार लिखा होता है। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो इसके मैंने काफ़ी ज़्यादा जगह छोड़ी थी, अच्छे से ग्राफ बनाऊंगा था, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट सेकंड पार्ट पे आ गए अपन लोग, बड़ा ही सिंपल सा है सेकंड पार्ट भी, और मतलब इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे रखे हैं जो बच्चे को सेलेक्टिव, मतलब सेकंड पार्ट भी बहुत सोच समझ के बनाया है इन्होंने, ऐसे क्वेश्चन ऐसी चीज़ें रखी है ताकि बच्चा थोड़ा सोचे कि हाँ यार इसमें क्वेश्चन छोड़ दूँ, इस तरह से छोड़ने वाले क्वेश्चन कुछ हैं। जैसे यदि कोई एनवायरमेंटल नहीं पढ़ के जाता तो ये छोड़ने का सोचेगा, तो उसने छोड़ा भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सिंपल सी चीज़ दी है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ दी है ना। तो पहला क्या है, मुझे हालांकि सारी चीज़ें याद नहीं रहती, कुछ चीज़ें मेरे को बहुत अच्छे से याद है, जैसे ये मेरे को याद है, मैं क्लास में बहुत अच्छे से बताता हूँ। जो ओजोन लेयर डिप्लीकेशन होता है, तो इसमें ओजोन लेयर डिप्लीकेशन आएगा ना, ओजोन स्मॉग में NO2 का बहुत बड़ा रोल होता है, ये मुझे याद रहता है। एसिडिक रेन में H2O के साथ, जब अपने को पता है कि H2SO4 जैसे SO2 वगैरह जो गैसेज रहती हैं, वो जब बाहर रहती हैं, तो अपने को पता है जब एटमॉस्फेयर में रहती है तो उससे एसिडिक रेन, क्योंकि इसमें फाइनली CO2 डिजोल्व फॉर्म में आता है, उससे pH कम हो जाती है। अब इतना देखो, इसमें आपका आंसर आ जाएगा। ए का चलो मुझे याद नहीं है, बी का क्या है थर्ड, बी का थर्ड बैठेगा, ठीक है, सी का सेकंड सी का फर्स्ट, ठीक है, और डी का बैठना चाहिए सेकंड, डी का सेकंड, ठीक है, इसमें सेकंड आंसर आ जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। चलो हालांकि मैंने जगह छोड़ दी, हर एक मैकेनिज्म सोल्व करके बताऊंगा, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं है। इन्होंने पूछा नॉन पोलर, कौन सा नॉन पोलर है? यदि CH2OH की बात करो तो इसमें पोलरिटी आ ही जाएगी, क्योंकि एक साइड ऑक्सीजन, दूसरा है, 2 हाइड्रोजन है। SbCl5 ट्रायगोनल बाई पिरामिडल है, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल में आप देखोगे
तो इसमें एक जो ट्रायंगल वाले हैं ये आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। जो ट्रायंगल वाले आपस में एक दूसरे को, ये जो एक प्लेन में ये आपस में क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। और अपवर्ड में जो 180 वाले हैं ये अपने दूसरे को एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इस वजह से अपवर्ड वाला इस तरह से एक तरफ ऊपर जाएगा, डाउनवर्ड नीचे वाला जाएगा। 120 120 120 ये एक प्लेन में 3 जने ये कैंसिल आउट कर देंगे, नेट डाइपोल मोमेंट इनका 0 हो जाएगा। और ये जो 180 पे ये भी अपना कैंसिल आउट कर देंगे और इसका क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह से बोल सकता हूँ कि SB5 जो टीवी भी बन रहा है उसके अंदर नेट डाइपोल मोमेंट 0। ठीक है, ये भी क्लास के नोट्स का क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन है क्लास के नोट्स के, भाई बच्चे नोट्स अच्छे से देख ले तो भला हो जाए। नेक्स्ट ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्लास के नोट्स में आता है। चलो, तो इन्होंने पूछा है कि नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज इन, मतलब नहीं वाला H2S H2T H2, ये जो ऑर्डर दे रखा है ये एसिडिक स्ट्रेंथ का दे रखा है। एसिडिक, एक्चुअली एसिडिक स्ट्रेंथ यही होती है। अब एक बार बताऊँ, एसिडिक स्ट्रेंथ जैसी होती है ना उसका K का ऑर्डर भी वही आता है, लेकिन PK का रिवर्स आ जाता है, तो इसमें माइनस लोग काम में लेते हैं। जैसे K का जो ऑर्डर हो गया ना, जैसे K1 ज़्यादा है, K1 यदि ज़्यादा वैल्यू होल्ड करता है किससे, K2 से, तो इसका जो PK आएगा PK, तो इसमें ऑर्डर रिवर्स हो जाता है क्योंकि दोनों साइड माइनस लेना पड़ता है और फिर माइनस का अपन लोग लेते हैं तब PK बनता है। तो अपन देख सकते हैं इसमें ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, यही इनके K का वैल्यू का ऑर्डर होगा और इसका रिवर्स इनके PK का वैल्यू का होगा। तो इंक्रीजिंग PK का नहीं आ रहा, वाह ये भी आंसर तुरंत ही आ गया। हालांकि बहुत आसान चीज़ है, तो इसके फर्स्ट आ जाए क्योंकि इनकरेक्ट है। इसमें यदि एसिडिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग है तो K इंक्रीजिंग होता है और PK डिक्रीजिंग होना चाहिए, तो आंसर ये सही होता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं 92 पे। 92 देखो यार, ये सिंपल बहुत ज़्यादा लल्लू क्वेश्चन था। नोट आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर, आप सोचो कि जिसमें पहला जैसे Na प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, Mg प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, 25 से 2 गए तो 26 से 3 गए, तो सेम आएगा ना। Fe प्लस 2 Mn प्लस 2 दोनों अलग अलग एटॉमिक नंबर पे हैं, लेकिन दोनों सेम इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो डिफरेंट आएंगे ना। तो इन्होंने पूछा है कि नोट जिसमें नहीं हो तो थर्ड आ जाएगा। ठीक है, सही है। नेक्स्ट देखो, अपन बात करें 94 पे, तो इसमें भी अपन मैचिंग करेंगे ना तो काम हो जाएगा अपना। जैसे FeCN6 अपने को पता है, Fe जो है +2 में यहाँ, और Fe जब +2 में होता है तो अपने को पता है कि ऑर्गन 4s2 वाले गए, 3D का भी ये गया तो 3D5 हो जाएगा। जो Fe+3 है, सॉरी पहले कंपाउंड में क्योंकि ये FeCN6 है ना, ठीक है, Fe 3D5, तो इसका किस तरह से होगा, S का खाली पड़ा है, ठीक है, तो उसको बाद में लिख देता हूँ क्योंकि S 4s होता है, n-1 D पहले लिखा जाना चाहिए, तो ये D रहा n-1, 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन, S खाली पड़ा और P खाली पड़ा, ठीक है। यदि बोलोगे CN, तो CN माइनस अच्छा लिगेंड है, पैरिंग करवाएगा, तो पैरिंग करवा देगा, तो किस तरह से डील होगा पैरिंग, तो इसको यहाँ भेजेगा, इसको यहाँ भेज देगा, ये पैरिंग करवा दी और ये एक इलेक्ट्रॉन रहा। अब इसके अंदर यदि बात करूँ तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, लेकिन एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया ना, तो इसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यदि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट में ट्रिक में कहता हूँ 1 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, तो इसका यहाँ सेटिंग बैठ जाएगा। यदि वीक लगाते हैं तो ये सारे अनपेयर्ड रहते हैं, 1 2 3 4 5 5 को 5 पॉइंट समथिंग आना चाहिए था, ये आ जाएगा इसके साथ मैचिंग। नेक्स्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो एक एक्स्ट्रा रह जाता, तो पेयर हो जाता, 0 मैग्नेटिक मोमेंट आ जाना। अब इतने मेरे हिसाब से मैच कर जाना चाहिए। A का फोर्थ के साथ मैच इन दो में, ठीक है। B का फर्स्ट के साथ, तो ये आ गया, ठीक है। आप ऑप्शन से करो तो ऐसे मैचिंग वाले क्वेश्चन बड़े आसान हो जाते हैं यदि ऑप्शन से दिमाग लगाओ तो। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन, इन्होंने बोला है कि बेंजीन एंड आइसोक्टेन को जब मिक्स किया तो 2 वोलेटाइल सब्सटेंस को मिक्स किया, क्योंकि दोनों का वेपर प्रेशर दे रखा है, इन्होंने दोनों का वेपर प्रेशर दिया, तो पता चल गया कि ये आपस में क्या है, वोलेटाइल है। तो वोलेटाइल का PS का फॉर्मूला आपको याद हो, तो वोलेटाइल सब्सटेंस था तो PS क्या होता, P0A प्लस P0B XB, P0A प्लस P0B XB। तो इसको मैं A मान रहा हूँ बेंजीन को, और टोलिन को मैं B मान रहा हूँ, वैल्यूज पुट करना है। अब X से A बन देगा, मोल फ्रैक्शन क्या, टोटल मोल फ्रैक्शन, जो मोल का रेशियो तो फ्रैक्शन इससे निकल जाएगा, 3/5 आ जाएगा, और XB क्या आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा P0A कितना है 280 मल्टीप्लाई बाई 3/5 प्लस नेक्स्ट है 420 420, क्या बात है। इसको सोल्व करेंगे अपन लोग तो इसमें आंसर आ जाएगा 336 mm
एच। ये सोल्व किया हुआ पेपर, आप भी आराम से एक बार देख लें, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, ये भी सिंपल से क्वेश्चन। आपको पता है ये क्वेश्चन जो होती है, जो इन्होंने पूछा कि आरएनएस इक्वेशन की स्लोप है, इसकी ये वैल्यू दे रखी है, तो ये की वैल्यू क्या है, ये तो सिंपल सी बात है। आपको यदि रिलेशन याद हो तो आरएनएस इक्वेशन में अपन लोग डिराइव करते हैं, रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी। तो इसका जो ग्राफ जो कन्वर्ट करके इक्वेशन एल एन के इज इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई अपॉन आर टी एल एन, ई बनता है एल एन की वैल्यू 1 हो जाती है। तो इसको यदि बात करूँ 1/t का ग्राफ बनाया जाए तो मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, एल एन के इज इक्वल्स टू माइनस का ई अपॉन आर मल्टीप्लाई बाई 1/t प्लस का एल एन ए, ये y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो ये स्लोप का रोल प्ले कर रहा है, तो स्लोप क्या आ जाएगी, माइनस का ई ए अपॉन आर। अब यहाँ पर ये पता होना चाहिए आर की वैल्यू अपन किस टर्म में रख रहे हैं, जूल में रखना चाहिए, क्योंकि अपन को जो पूछा हुआ है जूल में पूछा हुआ है। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। क्या जो ई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आर मल्टीप्लाई बाई ये दे रखा है ना, ई का वैल्यू अपने को दे रखा है, सॉरी के दे रखा है, के दे रखा है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ ई ए फॉर द रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा, एक सेकंड रुकना, द स्लोप बना दिस, ठीक है। ये फॉर द रिएक्शन, तो ई का तो सिंपल सा हो गया ना काम। तो स्लोप क्या होती है अपने को पता है अच्छे से, क्या स्लोप आ गई 5 × 10⁻³ प्लस का 3, ये माइनस यहाँ पर है, इज इक्वल्स टू माइनस का ई अपॉन आर, बस आर मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना, माइनस माइनस कट के आर मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा अपना आंसर 41, क्योंकि ये 5 है, वहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो 8.3, 8×5 के आसपास। तो ये कैलकुलेशन भी कोई हार्ड नहीं है ना। 96 पे आते हैं, 96 भी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इसने बोला है कि इरिवर्सिबल, देखो इरिवर्सिबल में डेल्टा एस अपन बोलते हैं कि हो सकता है स्पॉन्टेनियस, हो सकता है नॉन स्पॉन्टेनियस, लेकिन इन जनरल बात करें तो एस जो होगा नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। और ये बात करें डेल्टा यू की, आइसोथर्मल डेल्टा यू 0 होना चाहिए, तो डेल्टा एस टोटल तो नॉन 0 आना ही चाहिए, तो इसमें क्या आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग 98 द करेक्ट ऑप्शन, 4 ग्राम O2 एंड 2 ग्राम हाइड्रोजन। तो अपने को पता है PV इज इक्वल्स टू N टोटल RT, यदि P टोटल लेते हो तो P टोटल इज इक्वल्स टू V इंटू V, PV इज इक्वल्स टू NR P टोटल और वहाँ रख दो N टोटल। तो P टोटल अपने को पूछा है, V1 दे रखा है, N टोटल कितना हो जाएगा 8/32 प्लस हाइड्रोजन दे रखा है 2/2 इंटू आर 0.0821 इंटू टेम्परेचर 293 केल्विन। बस P टोटल को सॉल्व करेंगे जैसे 25.18, इसको सॉल्व करने पर ही आंसर आ जाएगा। ओके डियर, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला है कि कोई एसिड है और इस एसिड का कंसंट्रेशन मोलरिटी दे रखा है, मोलरिटी कितना दे रखा है 0.007, देखते हैं कहाँ काम आएगा। और इन्होंने दे रखा है मोलर कंडक्टिविटी, और इन्होंने ये भी दे रखा है कि इनका इन्फिनिट डाइल्यूशन में क्या क्या वैल्यूज़ हैं। तो अपन लैम्बडा एम इन्फिनिटी निकाल लेते हैं CH3COOH के लिए, CH3COOH के लिए। तो क्या आ जाएगा 350 + 50 दैट इज़ 400। तो 400 तो आ गया इसका ये वैल्यू। अब अपने को निकालना है क्या, अल्फ़ा। तो अल्फ़ा का अपने को पता है लैम्बडा एम अपॉन लैम्बडा एम इन्फिनिटी होता है। लैम्बडा एम इन्होंने दे रखा है 20, तो 20/400, ये इससे कट जाना है 1/20 अल्फ़ा आ गया। अपने को पता है कि जो कोई भी वीक एसिड HA टाइप का होता है, जब टूटता है तो H+ देता है प्लस A- देता है, C C अल्फ़ा। तो इसका जो K है डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो C अल्फ़ा का होल स्क्वायर अपॉन C × 1 - अल्फ़ा। तो इसका K क्या आ जाएगा C अल्फ़ा स्क्वायर - अल्फ़ा। अब सिंपल सा C दे रखा है, अल्फ़ा दे रखा है, अल्फ़ा निकाल लिया अपन लोगों ने 1/20 वैल्यू पुट करो, इससे आंसर आ जाएगा अपना सेकंड। तो इस तरह से अपन ने पूरा पेपर सॉल्व किया बहुत अच्छे से। यदि आपको अच्छा लगा है प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब करें नवीन जोशी सर, और इसके अलावा कोई भी कमी कोई दिक्कत लगे तो प्लीज़ बताएं ना। थैंक यू, आपने ये वीडियो देखा, थैंक यू सो मच, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।